नमस्कार दीपेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत चैनल में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का दूसरा चरण कल मतदान होने जा रहा है, दूसरे चरण का मतदान। तो आपकी उम्मीदवार कितने हैं और गुजरात में आपकी क्या, गुजरात की प्रजा से आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमारे जवानों की खास वेदना, जो भी समस्या है उसको प्रजा तक, नागरिक तक पहुंचाने की आपने जो मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप जैसे जानते हो मैडम, पिछली बार हमने सरकार से बहुत हमारे अर्धलश्कर पैरामिलिट्री के शहीद जवान और जो निवृत्त जवान है फौजी भाइयों के लिए हमने आवेदन पत्र दिया, गृह मंत्री साहब को मिला। तो वहाँ इलेक्टेड की बात जब हुई तो कांटे की तरह हमारे को जहन में चुभी है। इस कारण हम राजकीय आदमी नहीं है, राजनीति से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। मजबूरी में मैडम हमारे को अपने बंदे खड़ा करना पड़ा कि भाई अगर देश के आज की जो सरकार है हमारी बात नहीं सुनती, पिछली सरकार भी नहीं मानती, और अगर यही हमारा एक रास्ता बचा है तो हम उसके लिए भी, और सैनिक तो हमेशा चुनौतियों का सामना करता है, तो हमने चुनौती स्वीकार की। और इस विधानसभा चुनाव में करीब हमारे 40 जवान, जो पैरामिलिट्री मिलिट्री दोनों मिलके 40 जवान इस चुनाव में अपना उम्मीदवारी किया, और सभी जनता के बीच में जनता का प्रेम भी मिल रहा है। शायद लग रहा है काफी सीटों पर हमारी जीत होगी। आपने किन किन जिलों के लिए और कितने जिलों के लिए और कितने उम्मीदवार आपने खड़े करे हैं अपने पार्टी की तरफ से? थोड़ा क्या है मैडम, हम लोग फौजी आदमी है तो मिस मैनेजमेंट थोड़ा हुआ था, उस कारण जो ये भारतीय जन परिषद पार्टी है, जिनका चिन्ह ट्रम्पेट है, ब्यूगल के नाम से, शरणाई के नाम से लोग जानते हैं। तो हमने क्या, एक बैनर के ऊपर एक पार्टी के जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चतुर्वेदी साहब ने हमारी वेदना को देखते हुए हमें एक मौका दिया है कि आप अगर देश के लिए इतना कर सकते तो जनता के लिए भी, यहाँ इतनी समस्या है, मानो यहाँ भी बॉर्डर पे ही खाली आतंकवादी त्रासवादी दुश्मन नहीं है, देश के अंदर भी कई है, और उसमें भी त्रासवादी आतंकवादी तो नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये जो हमारे खास जो आतंकवादी, मैं तो इनको भी आतंकवादी मानता हूँ, ये सब दूर करने के लिए उन्होंने हमारे को मौका मिला। और हम पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक उम्मीदवार हम कर पाए हैं। तो पहला चरण जो हुआ, अब दूसरा चरण का है, जिसमें खेड़ ब्रह्मा सीट है, दाहोद की सीट है फतेहपुरा की, फिर महिसागर में संतरामपुर है, बिसनगर है, अहमदाबाद में नरोडा है, सारवा, ऐसे करके मैडम अभी हमारे जो 12 इस साइड के जो उम्मीदवार है जो इसी बैनर के ऊपर लड़ रहे, सेहरा है, गोधरा है, तो सभी मैडम काफी जोश के साथ और जनता के बीच में गए। टाइम हमारे को कम मिला है, लेकिन लोगों का प्यार जितना मिला है, सहकार मिला है, तो उस चलते लग रहा है काफी तक हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा मैडम। दीपेश भाई, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सवाल मेरा हमेशा ये सामान्य प्रश्न रहता है क्योंकि हर वक्त प्रजा जाना चाहती है कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए गुजरात में कितने लोग हैं टोटल? हमारे मैडम टोटल परिवार जो मेरे आंकड़े के हिसाब से 80,000 है, नहीं 4 लाख का परिवार हमारा खुद का है। तो इसमें शहीद परिवार भी आ जाते हैं और निवृत्त जवान भी आ जाते हैं, ऑन ड्यूटी वाले भी आ जाते हैं, और किसी कारण से नौकरी छोड़ के आने वाले सभी का एक संगठन है। और मैं आपको ये मैडम बताना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी अभी भी नहीं हूँ, मैं एक गुजरात पैरामिलिट्री का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरे को कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती था, तो हमारे जो जवान भाई लड़ रहे उनके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। जहाँ नीति साफ होगी, ईमानदारी होगी, लोगों के लिए जहाँ हमें काम करना है, सैनिक हमेशा देश सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए तत्पर है। उसी कारण मैं आज हमारे जो उम्मीदवार जो जन परिषद से हो, अपक्ष से लड़ रहे हो, सभी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं मैडम। घोषणा पत्र में आपके क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या मांग है सरकार से, जो आज तक आपके ऐसी कोई मांग जो पूरी नहीं हुई है? ऐसी मुख्य मांग कौन सी है जो सरकार से चाहते हो कि वो पूरा करें? मुख्य मांग मैडम समान अधिकार, हमारे को आर्मी, सेना, लश्कर की जैसे ही हम ड्यूटी करते हैं, उनके जैसे नीति नियम है, कायदा व्यवस्था उन्हीं की तरह है। जबकि उनके, मैं तो बोलना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से, कई इलाकों में हमारे जो BSF, ITBP, SSB, आसाम राइफल जो जवान है, बॉर्डर पे जो ड्यूटी करते हैं, काफ़ी कठिन परिस्थिति में करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि सेना को जो सुविधाएं मिलती है वो हमारे ये थल सेना की तरह ही एक पार्ट है, तो उसको उनको भी मिलना चाहिए। उसमें प्रमुख मापा हमारा है कि हमारे को एक्समैन का दर्जा मिल जाए, शहीद होने के बावजूद हमारे जवानों को शहीदी का दर्जा नहीं है तो शहीद का दर्जा मिले, परिवार कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर और सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। ये हमारी 3 प्रमुख मांग है मैडम। सबसे मुख्य प्रश्न ये उठ के आता है, अब उभर के आता है, अब कल चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव कल पूरा गुजरात में देगा, तो जहाँ पे बाकी रह गए हैं, तो अगर समझ लें कि आपकी पार्टी अगर जीत के आती है, ये पार्टी अगर जीत के आता है, पैरामिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी, तो उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या होगा? आपको सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे कि अगर पार्टी जीत के आती है किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, उम्मीदवार अगर निकल के आते हैं, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वहां पर सिर्फ पैरामिलिट्री नहीं, सिर्फ हमें भी पूरा गुजरात का आपके लिए आपको कर्तव्य बन जाएगा काम करने का। सबसे पहला प्रोपेगेंडा जो आप चाहते हो करना, वो क्या होगा? मैम, हमने हमारे चुनाव प्रचार में भी सभी को बताया कि सैनिक है, नेता नहीं है। हमारे को लेक्चर भाषणबाजी हमारे को नहीं आती, लेकिन जो दिल से बोलेंगे वो बोलते हैं। हमारे सैनिक होते कल करे सो आज, आज करे सो अब। उसी नीति पे लोगों के जो आज हम प्रचार में जा रहे हैं, आज तक क्या लोक सेवक की इन्होंने व्याख्या परिभाषा बदल दी है। हम मानते हैं कि लोक सेवक ऐसा होना चाहिए जो लोगों की वेदना जाने, उनके परेशानी खुद जाए, उनको टाइम टू टाइम मिले। बस खाली इनोवा बड़ी बड़ी एसी गाड़ी में घूमना यही नहीं होता, हम लोगों के बीच में जाएंगे मैडम। और ये नहीं जो अभी हम हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिक कम है, अगर हम हमारे बंदे चुनाव में जीतते तो हम जो विधानसभा विस्तार है उसके लिए वो सर्वस्व होगा, वही विश्व होगा। उस विस्तार का कोई भी छोटा सा छोटा आदमी अगर उसकी परेशानी 24/7 हमने अपनी ऑफिस, जैसे बॉर्डर पे हम लोग ड्यूटी करते थे, हम चाहते हमारे एक ऑफिस परमानेंट रहे, हेल्पलाइन नंबर है 100 नंबर की तरह, कोई आदमी 100 नंबर से पहले हमें फोन करे, हम उनकी समस्या दूर करें। तो हम एक शिकायत हर गांव में, हर गांव के नाके में एक शिकायत वाला जो एक डब्बा रखना चाहते हैं, ताकि वो सीधा उसमें डाले उसकी क्या प्रॉब्लम है, शायद हमारे तक बात पहुंच ना पाए, हम उसको स्वयं टपाली बन के लेंगे, किसी और को खोलने की जरूरत नहीं है। तो जनता को हमारे साथ, नागरिक को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हम जनता के सेवक है, लोक सेवक है। तो हम ये आज के नेता को, जो भ्रष्ट नेता है और जो खाली कुर्सी की चाह रखते हैं, बस कुर्सी मेरी हो। हमारे कई लोग हैं जो 15-15 साल से कुर्सी में बैठे हैं, कि हम उनको बोलना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर कोई मिडिल क्लास गरीब वर्ग का कोई कार्यकर अच्छा नहीं है क्या? परमानेंट आपको, जैसे हमारे लोकमान्य तिलक साहब ने बोला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे ही आज के जो नेता है वो अपने आप को ऐसा समझते हैं ये कुर्सी मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको हम एक चुनौती देना चाहते हैं कि आज देश के सच्चे चौकीदार, देश के सच्चे सेवक, देश सेवा करने के बाद आज लोक सेवा कैसे होती है वो उनको हम सिखाना चाहते हैं मैडम। जी, सबसे बड़ा प्रश्न, मैंने जो सर्वे किया है इन इलेक्शन के दरमियान, उसके 5 साल तक भी मैं 2 साल से देख रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सही काम, सकारात्मक काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचली कड़ियां होती है, जहाँ पे नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं, जहाँ पे लोग काम करने के लिए उनको चुना जाता है, क्योंकि हम तो आम नागरिक जो होता है वो सीधे तो मोदी जी से तो बात कर नहीं पाएगा, तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जैसे कि वलसाड़ जिला हो गया, कोई जिले के जो एमएलए हो गया, तो हम तो संपर्क उन्हीं से करेंगे। लेकिन अगर वो लोग ही काम ना करें तो मोदी जी कहाँ तक दौड़ेंगे? क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कल मैं यहाँ प्रचार कर रहा था विजयनगर इलाके में, एक बोलते उन्होंने मेरे को यही पूछा कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बोला चलो सर, आपकी बात मान लिया, मोदी जी साहब अच्छे हैं, मैं भी मानता हूँ मोदी साहब अच्छे, लेकिन उनके नीचे जो खरीदारी हो रही है, एमएलए की कांग्रेस मुक्त करने निकले थे, आज कांग्रेस के बंदों को खरीदारी हो रही है। और जहां मैं जो क्षेत्र में अभी मैं घूम रहा हूँ विजयनगर विस्तार में, वहाँ एक अरविंद कोटवाल जी जो कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में चले गए। तो मैं उनको पूछा, मैं बोला सर क्या यही है कांग्रेस? आप हर बंदे को अपने पास बुला रहे हो, आप तो कांग्रेस मुक्त करने के बजाय कांग्रेस युक्त कर रहे हो बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनको महाभारत की याद दिलाई। मैं बोला हमारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कौरव के सामने द्रोणाचार्य भी बैठे थे, पितामह भीष्म पितामह भी बैठे थे, वो अच्छे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब अच्छे हैं,
लेकिन अगर देश में खराब हो रहा है तो मैं बोला हमारा काम है वो हमारे अच्छे बंदे के ऊपर भी तीर चलाना पड़ेगा। और ये हमारे परमात्मा ने बोला है, कृष्ण भगवान ने हमारे बोला है कि सामने अगर गलत बंदा है, वो गलत का साथ दे रहा है, तो उसके सामने हमारा काम है हमें लड़ना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी साहब को अगर लगता है कि मैं गलत जगह हूं तो सीट छोड़ दे, गलत का साथ क्यों देना है। देश में अगर वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं चाय बेचते बेचते, तो हम साहब को सैल्यूट करते हैं कि बहुत बड़ी एक बात है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम भी ये काम कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन साहब बनते बनते जब प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उसके बाद जो वो मिडिल क्लास से आए, गरीब वर्ग से आए, तो आज कोरोना काल में, नोटबंदी में, जीएसटी में अगर सबसे कोई परेशान हुआ है तो मेरा छोटा भाई जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री साहब को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपके राज में हमारे प्रभु श्री राम थे, मैं भी हिंदू हूँ, तो राम भगवान ने प्रजा के लिए माता सीता को वन में भेजा था, जबकि माता सीता हमारी सही थी, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री को हमारे रामायण और महाभारत के ये दो दृष्टांत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सर आप गलत जगह बैठे हो तो उसको छोड़ो, क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, छोटे से छोटा आदमी परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, आम जो मजदूर है जिनके बेस पर हम पूरे रोड बिल्डिंग बना पा रहे हैं। आज संसद भवन जो नया बन रहा है वो कोई हमारे अंबानी साहब के माध्यम से नहीं, उसमें एक छोटे से मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपने जब भी बोलता हूँ जय जवान, जय किसान, जय मजदूर बोलता हूँ मैडम, क्योंकि मजदूरों का भी वो योगदान है। ये तीनों दिन आज इनके राज्य में परेशान है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री साहब को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर सर आपको गलत लग रहा है तो आप इस बीजेपी सरकार को छोड़ दो, उस संस्था को छोड़ो, हम जवान आपके साथ हैं। आप सही हो, हम दिन रात आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई मजबूत विकल्प की अगर हम लोग बात करें 370 की बात, 3 तलाक की बात करें, तो अब तक आजादी के बाद से ऐसा कोई प्रधानमंत्री कोई नजर नहीं आया था मोदी जी के अलावा, जिन्होंने 370 जैसा बड़ा मुद्दा चुटकियों में सॉल्व कर दिया। प्रधानमंत्री के पद पर आते ही 3 तलाक सॉल्व कर दिया। अभी पीओके की तैयारी चल रही है, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा ही है पीओके को वापस लाना। तो मोदी जी के विकल्प पे कौन होगा? आपको क्या लगता है कि उनके विकल्प पे कोई और है क्या हमारे देश में? मेरे को तो अब जवान लग रहे हैं मैडम, देश की सीमा पर अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज हमारा काम नहीं हुआ, उसमें मैं भगवान परमात्मा का आभारी हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं या तो एक परिवर्तन के लिए हमारा काम ये आज की सरकार से नहीं करवाया। आने वाले समय में आप देखना मैडम, देश में एक नई क्रांति उठेंगी। देश सेवा में अपने 20-22 साल योगदान देने के बाद वो फिजिकल फिट है, यही एक बड़ा एक अच्छा विकल्प है कि वो लोग कम से कम फिजिकल फिट है, गांव-गांव तक जाएंगे, उनको इनोवा और मैडम खास बोलूंगा उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तब भी चलेगा। आज के धारासभ्य सांसद है ना जो बड़े बड़े वेतन ले रहे, लोक सेवा का तो एक नाम रह गया है, बाकी लोक सेवा कर कौन रहा है? खाली दिखावा कर रहे हैं, कहीं फोटो खिंचा रहे हैं। जब देख रहे हैं कोई ऐसे छोटा मोटा अपाहिज बंदा जा रहा है कुर्सी अपना वो व्हील चेयर, तो वहां जाके फोटो खिंचाएंगे, दिखावा करते हैं मैडम। ओरिजिनल में क्या है? और मैंने ये मच्छू डैम का भी मैडम देखा, हमारे मुख्यमंत्री श्री एरोप्लेन में गए और जिन जवानों को वहां मुसीबत में पड़े हैं उनको बचाने के लिए उनको बस में भेजा, जबकि उनको एक हेलीकॉप्टर देना चाहिए था कि वो जल्दी राहत कार्य में। अपने मुख्यमंत्री साहब क्या करेंगे? भूपेंद्र भाई साहब का तो ये जैसे भी है, कहीं वो गिर जाएंगे तो हमारे एक नेता नुकसान में हो जाएगा। तो उनके जगह उनको प्लेन से हमारे जवानों को भेजना था। और मैं यही बोलूंगा मैडम, अब मोदी साहब का अच्छा विकल्प, सच्चा चौकीदार देश के जवान ही होने चाहिए। उसके अलावा मेरे को और कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि जवान बखूबी चुनौतियों का सामना करते, डट के सामना करते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनका आईक्यू चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में जवान के हाथ में अगर ये देश की कमान जाएगी, और मोदी साहब ऑप्शन है, आपकी बात मानते हैं कि सभी लोग यही मानते हैं कि उनके विकल्प में अभी कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छा विकल्प मेरे को लग रहा है मैडम। जैसे आपने कहा कि आप एक पैरामिलिट्री जवान हो, तो राजनीतिक स्तर पर जो समीकरण होती है, जो हमारे जो एक राजनेता जो होता है, तो उस प्रकार के कार्य एक जवान बखूबी निभा पाएगा, उसका कर्तव्य निभा पाएगा राजनेता बनने के बाद? आपको क्या लगता है? राजनेता अलग होता है और जवान बिल्कुल उसका
विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। तो कैसे ये दोनों